चलो भाई, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको डाइजेशन पढ़ा दिया था और हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, राइट। और एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हमने देखा था कि 3 तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ चीज़ों का सिंपल डिवीजन, कुछ का फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड, कुछ का एक्टिव। तो इसमें मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाई थी कि बकल कैविटी में क्या एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो बकल कैविटी है उसके अंदर तो कोई खास एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, हल्का फुल्का कुछ जो केमिकल्स या मेडिसिन है उनका होता है, ठीक है, और थोड़ा सा एल्कोहल का होता है। फिर स्टमक में हमने पढ़ा था कि वाटर का होता है, कुछ और सॉल्ट्स हैं, एल्कोहल है, ग्लूकोज है, और कुछ ड्रग्स वगैरह का भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो हमने देखा था कि डुडेनम में से आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? जेजुनम से, ठीक है। और B12 और बाइल सॉल्ट्स जो है वो इलियम से एब्जॉर्ब होते हैं, ये भी बता दिया था। विलाइस, विलाई को मतलब सिंगुलर में विलस बोलेंगे, इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड से इनटू द विलाई टू फाइनली रीच इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। हालांकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ एक्टिव सिंपोर्ट से भी होता है, को ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि इसीलिए ORS का जो घोल है उसमें हम शक्कर भी डालते हैं ताकि सॉल्ट के साथ में रीअब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। फिर अमीनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं और फैसिलिटेटेड भी होते हैं। एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवली होते हैं, जबकि डी अमीनो एसिड पैसिवली होते हैं। कुछ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो अंदर जाके फिर वो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है वहां पर जाकर ये टूटते हैं फिर। इसके अलावा अब एक फैट का एब्जॉर्प्शन रह गया था, यहाँ से हमें पढ़ना है भाइयों। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से पहले तक का पढ़ा दिया था, मुझे याद आ गया है, मुझे यहीं से आगे बढ़ना है, ठीक है। यहीं तक पढ़ा था ना हमने। तो भाई फैट का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इंटेस्टाइन के अंदर विलाई थे। अब सपोज जैसे है ना, ये विलाई के एपिथेलियम है, देखिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें मीजेंट्रिक आर्टरी से ब्लड जाता है, आर्टरी आर्टीरियोल में, और आर्टीरियोल किस में टूटती है? कैपिलरीज में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये हमने बनाया था, ये कैपिलरीज है, ठीक है। और ये ब्लड फिर मीजेंट्रिक वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाता है और हेपेटिक पोर्टल वेन में चला जाता है। हेपेटिक पोर्टल वेन किस में जाके खुलती है भाइयों? लिवर में, है ना। इस तरह से ये ब्लड जो है यहाँ चला जाता है। पर एक और तरह की वेसल्स होती हैं यहाँ, लिम्फ वेसल्स, इन्हें कहा जाता है लैक्टियल्स। ये फिर सबसे बड़ी लिम्फ वेसल में गिरती हैं जाके, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम इसको, जिन्हें कहा जाता है थोरैसिक डक्ट, जो जाकर फिर वेन में जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से लिम्फ जो है, लैक्टियल्स में जो लिम्फ होता है उसे हम काइल कहते हैं, क्योंकि ये फैटी लिम्फ होता है, इसके अंदर फैट होता है, एब्जॉर्प्शन क्योंकि फैट का इसी में हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड्स हैं और जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये तो इसमें हो रहा है ब्लड में। पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो फैट होता है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन इसमें होता है लिम्फ वेसल में, इन द फॉर्म ऑफ, कैसे होता है वही हमें पढ़ना है। तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है लिम्फ वेसल में, वो हमें पढ़ना है। यहाँ से आपको बात समझ में आई। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है, थोड़ा काम इनके अंदर भी होता है। ये दिख रहे हैं आपको, ये इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं। और फिर अगर मैं और जूम करके आपको दिखाऊं तो ये एपिथेलियल सेल्स भाइयों बहनों कुछ इस तरह के थे, आपको याद होगा। इसमें ब्रश बॉर्डर यानी कि माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं, याद आए ये सेल्स। ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंटेरोसाइट्स, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के सेल्स है। ये आगे इसमें ब्रश बॉर्डर निकली हुई है यहाँ, ठीक है। तो कैसे फैट्स इनसे एब्जॉर्ब होते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ये है हमारा टॉपिक। तो पहले तो डाइजेशन ऑफ फैट समझें, तभी समझ में आएगा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है फैट का, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक इंटेरोसाइट बनाता हूँ। इंटेरोसाइट मतलब आप देखते जाइए, आप बनाने का कोशिश अभी मत कीजिए, आप देखिए ये एक इंटेरोसाइट है, मतलब इंटेस्टाइन की एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना वो है ये। और ये तो आप समझिएगा इसमें क्या निकली हुई है, ये है ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई, ये इस इंटेरोसाइट का न्यूक्लियस है। ऐसे ही बहुत सारे इंटेरोसाइट हैं यहाँ पे, इधर दूसरा है फिर, है ना, इधर अलग है यहाँ पे एक। खैर, तो इस तरफ जो है ना, इस तरफ अपन देखें तो ये ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन है, कैविटी, ठीक है। और इंटेरोसाइट के दूसरी तरफ इधर ब्लड वेसल्स भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी हैं। देखिए, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल का फर्क समझ लीजिए। ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज मतलब, है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है और ये इधर ये लिम्फ कैपिलरीज है। क्या भरा हुआ है? इनमें है लिम्फ और इनमें है ब्लड, ठीक है। अब देखिए चीज़ों, फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल जो ट्राइग्लिसराइड का है वो एक मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड में
और 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड में टूटता है। ठीक है, कौन करता है ये काम? पैनक्रियाटिक लाइपेज। यानी कि यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ट्राइग्लिसराइड है इस पर ये पहले तो बाइल ने इसका एमल्सिफिकेशन किया और उसके बाद फिर इस पर कौन एक्ट करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। और पैनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा मोनोग्लिसराइड में। आपने वो एनिमेशन तो देख ही लिया होगा जो मैंने डाला था यूट्यूब पर। और 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स, तो 1 मोनोग्लिसराइड और 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स ये टूटेंगे अब। ठीक है, लेकिन ये अंदर नहीं घुस सकते, तो इनकी मदद करने के लिए आएंगे बाइल सॉल्ट्स। यहाँ एक और चीज़ पाई जाती है, आपको पता है, यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड किन 3 चीज़ों में टूट गया है? ये अगर हम देखें तो एक तो मोनोग्लिसराइड में टूटा है, और 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड में टूटा है, और एक है बाइल सॉल्ट। अब ये कुछ एनालॉजी से हम पढ़ते हैं इसको। आप कहेंगे कैसे? तो मैं समझाता हूँ। भाई जानवी बड़े लिपिड मॉलिक्यूल पे जब फैट अटैक करता है बाइल, तो उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। यूट्यूब पे @biology AG सर है ना नाम। चलो यहाँ ध्यान दो। तो जैसे मैं एक एनालॉजी से बताता हूँ, जब मैं बॉम्बे में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो हाजी अली के पास हमारा मेडिकल कॉलेज था बॉम्बे सेंट्रल पे, अभी भी है हॉस्टल। उसके पास एक पब था गेटो करके, उधर ही। तो उसमें क्या होता था, सिर्फ कपल एंट्री होती थी। तो हम लोग तो बॉयज़ हॉस्टल से निकल पड़ते थे सैटरडे को, पर अब अंदर कैसे घुसे? क्योंकि वहाँ पब में है ना, सैटरडे नाइट को सिर्फ कपल एंट्री होती थी। अब लड़कियाँ, हम तो सब बजरंग बली के भक्त थे सारे, तो अब वहाँ गेट के पब के बाहर खड़े हो जाते थे, बाउंसर वहाँ खड़े रहते थे, हमको घुसने नहीं देते थे। अरे भैया कॉलेज में गर्ल्स थी, कोई कह रहा कॉलेज में गर्ल्स नहीं थी क्या? अब पढ़ने वाले बच्चे होते थे, और हम लोग तो, मैंने कहा ना, बजरंग बली के भक्त थे। आज की तरह तुम लोगों की तरह बेशरम थोड़ी थे। तो अब ठीक है, अब वहाँ खड़े हो जाते थे, क्या करें। तो वहाँ पे ना कई लड़कियाँ ऐसी ही खड़ी रहती थी। वो लड़कियों का कोई, उनका धंधा ही एक ही था कि हमारे जैसे लोगों को पब के अंदर घुसाना, और बदले में उनको थोड़ा बहुत, उनको भी अंदर जाना था और थोड़ा बहुत उनको कमाई करने का भी मौका मिल जाता था। तो बोलते चलो एंट्री लेनी है अंदर पब में? बोला हाँ लेनी है। भाई 100 रुपये पर पर्सन लगेंगे, उस जमाने में 100-200 रुपये भी बड़ी बात होती थी। तो ठीक है, बोले 100 या 200 रुपये पर पर्सन, ठीक है। तो वो मान लीजिए हम 3 लड़के वहाँ गए, तो वहाँ 3 लड़कियाँ खड़ी रहती थी, 3 लड़कियाँ होती थी, तो एक पेयर बन जाता था। फिर कपल एंट्री क्योंकि फ्री थी, तो अंदर जाकर वो अपने रास्ते चली जाती थी, हम अपने रास्ते। वो अपना अंदर काम कर रहे हैं और हमसे भी पैसे ले लिए, और अब वो अपना पब में अंदर घुस गई हैं और हम लोग भी अंदर आ गए। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब कपल एंट्री के लिए ऐसे झूठा पेयर बनाया, और जैसे ही अंदर घुसे उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जब ट्राइग्लिसराइड टूटता है तो यहाँ पे कौन होते हैं भाई? यहाँ पे होता है मोनोग्लिसराइड और 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स। ये तीनों यहाँ खड़े हैं बाहर, इनको एंट्री नहीं मिल रही अंदर। इसी में तो तोड़ा था ना अपन ने, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने ट्राइग्लिसराइड को, मोनोग्लिसराइड और 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के। तो ये लोग यहाँ खड़े हैं, अंदर घुसना चाहते हैं। एक्चुअली तो हमको तो पब से भी पीछे निकल के कहीं और जाना था, ये पब है, पर हमें इसमें भी रुकना नहीं था। पर ठीक है, तेरे घुसना तो पड़ेगा ना अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां कौन है भाइयों? लड़कियां हैं बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो, हमको तो वही पढ़ाई करने जाना था, अपने मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन बीच में ये पब आ गया, तो कैसे करें? तो अब यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पे ये बाइल सॉल्ट्स नाम की लड़कियां खड़ी थी, तो इन्होंने बोला चलो हम तुमको एंट्री कराते हैं। तो क्या हुआ, एक मोनोग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड्स, ये किनके साथ जुड़े? बाइल सॉल्ट्स के साथ। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अब ये कहलाता है मिशेल। तो दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज द मिशेल। तो एक मॉलिक्यूल था दोस्तों, आप देखिए, मोनोग्लिसराइड का। तो 1 मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड, 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स कंबाइनिंग विद, थोड़ा क्रिएटिविटी, बाइल सॉल्ट्स। और ये कहलाया मिशेल। तो हम लोग एक पूरा मिशेल बनाकर, अब इसको एंट्री अलाउड है। ये मिशेल इंटेरोसाइट से अंदर घुस गई, तो ये मिशेल अंदर आ गई। ठीक है, ठीक है, तो याद रखो अंदर कौन घुसता है? अंदर घुसती है मिशेल। अब अंदर घुसने के बाद ये जो बाइल सॉल्ट्स थे ये अपने रास्ते चले गए, अलग हो गए। जो बाइल सॉल्ट्स थे ये अलग हो गए। आप कहेंगे ये कहाँ गए? अब ये बताए बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगी? ये वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी जाके, और ब्लड से घूम फिर कर सर्कुलेशन के थ्रू वापस यहाँ पहुंच जाएंगी, क्योंकि इनका तो बिजनेस ही यही है ना, लोगों को अंदर पब में एंट्री कराना। अब यहाँ पे अंदर कौन खड़ा है बोलो? यहाँ पे हम खड़े हैं, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड।
और यहाँ सेल के अंदर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सुना आपने, एक ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनसे ना प्रोटीन बनते हैं, ऐसा सुना आपने? तो कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे हमारी मदद करने आते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बोलते हैं अब तुम हमारे साथ जोड़ा बनाओ। और इस पूरे जोड़े को जो अब यहाँ पे बन रहा है, इसे कहा जाता है काइलोमाइक्रॉन। तो अंदर तो मिशेल घुसी थी और अब बाहर क्या निकलेगा यहाँ से? काइलोमाइक्रॉन। और काइलोमाइक्रॉन को ही लिम्फ वेसल में एंट्री होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ गया और ये काइलोमाइक्रॉन है। तो आपको मिशेल और काइलोमाइक्रॉन का फर्क समझ में आया? प्रोटीन कहाँ से आए? लाइपोप्रोटीन कहलाते हैं। लाइपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ऑफ इंटेरोसाइट, इंटेरोसाइट के अंदर ER है ना, इन्होंने हमें प्रोटीन प्रोवाइड करे। तो काइलोमाइक्रॉन के रूप में लिम्फ में फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो क्या आपको मिशेल और काइलोमाइक्रॉन का फर्क समझ में आया? जो अंदर घुस रहा था वो मिशेल था, अंदर जाके मिशेल टूटी, बाइल सॉल्ट अपने निकल लिए, है ना, ये तो अपने निकल लिए वापस इधर के लिए, और हम जो अंदर पहुंच गए थे, हम यहाँ प्रोटीनों के साथ मिले और मिलके हमने काइलोमाइक्रॉन बनाया, और ये काइलोमाइक्रॉन लेके हम लिम्फ वेसल के थ्रू अपनी मंजिल पर रवाना हो गए। तो मिशेल और काइलोमाइक्रॉन फर्क समझ में आया? चलिए, तो यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोलाइसिस के बाद बाइल सॉल्ट्स, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मिक्स्ड मिशेल, और ये मिक्स्ड मिशेल वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इंट्रोसाइट में एंटर कर जाते हैं। इसके अंदर घुसने के बाद ये अलग हो जाते हैं और मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड वापस से ट्राइग्लिसराइड में बदल जाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंबाइन करता है विद प्रोटीन एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन्स। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से भाइयों यहाँ पर काइलोमाइक्रॉन बनता है। और ये काइलोमाइक्रॉन अब किस में घुस जाता है? अब ये काइलोमाइक्रॉन लैक्टियर में घुस जाता है। ठीक है, और इसी के साथ पता है आपको, ये बाइल सॉल्ट्स और ये काइलोमाइक्रॉन कुछ और लोगों को भी एंट्री दिला देते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन B12 को तो इंट्रिंसिक फैक्टर एंटर कराएगा, ये सब जो है इस तरह से यहाँ पर घुस जाते हैं। तो ये था एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से तो बस थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको मैं फोटो दिखाता हूँ मिशेल और काइलोमाइक्रॉन कैसे जाते हैं। ये देखो, अब यहाँ ध्यान दो भाइयों बहनों, ये अपनी ब्लड कैपिलरी है, दिखिए आपको, ये अपनी लिम्फ कैपिलरी है इधर, ठीक है, ये अपना इंटेरोसाइट है, ये वो इंटेरोसाइट्स हैं, ये देखो, और इंटेरोसाइट्स के अंदर ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, मैंने बताया था ना आपको। तो आपको इंटेरोसाइट दिख रहा है। अब देखिए इस तरफ ये ल्यूमेन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वो तो आपको पता ही है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटते हैं और अमीनो एसिड जो है वो इधर से घुसते हैं और इधर से ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ये तो ब्लड में चले गए, ये इधर लिम्फ है। अच्छा, शुगर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी इधर से एब्जॉर्ब होते हैं, मोनोसेक्राइड में बदलते हैं, और ये मोनोसेक्राइड भी फिर इधर से इधर ब्लड में चले गए। अब कौन बच गया बताओ? फैट बच गए। तो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन आएंगी? बाइल सॉल्ट्स। और इधर ये हमारी इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स हैं, इनके साथ ही जुड़ेंगी, बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन कॉज करेंगी, और ये ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है मोनोग्लिसराइड्स, ये अब जुड़ेंगे यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड सब, और ये मिलकर अंदर घुसेंगे इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ लिखा हुआ नहीं पर यहाँ से अंदर क्या घुसेगी बोलो? ये अंदर घुस रही है मिशेल, और मिशेल अंदर जाके टूट जाएगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा। तो इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा काइलोमाइक्रॉन। तो मिशेल घुसी थी, काइलोमाइक्रॉन निकला और लिम्फ में चला गया। ये डायग्राम समझ में आया? यही डायग्राम यहाँ पे, बाकी चीज़ों का भी एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे से एक डायग्राम में और देख सकते हैं। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, देखो अभी। ये देखो, इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, इस तरफ यहाँ पे ये देखो, ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, और इधर नीचे ये लिम्फ है, लिम्फ वेसल। ठीक है, तो अब देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखिए आप, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये फैसिलिटेटिव तरीके से भी एब्जॉर्ब होते हैं, और ये इधर मोनोसेक्राइड बन के एब्जॉर्ब होते हैं और सीधा किस में जाते हैं? ब्लड में।
फ्रक्टोज जो है वो भी मोनोसेक्राइड बनकर एब्जॉर्ब होता है इंट्रोसाइट में और ब्लड में गया। अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स, ये भी सब इधर इसमें जा रहे हैं, देखो ब्लड में। कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, ये देखिए, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स, ये सब यहाँ पर अंदर घुस रहे हैं और यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड में वापस से बदल रहे हैं और काइलोमाइक्रोन बन के ये लिम्फ में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वही डायग्राम है, दोबारा हमने देखा, यहाँ थोड़ा अच्छे से देख लिया था। तो दोस्तों मिशेल और काइलोमाइक्रोन में फर्क समझ में आया आपको? जैसे ये इंटेरोसाइट है यानी इंटेस्टाइन का सेल, तो अंदर कौन घुसेगी? मिशेल। बाहर कौन निकलेगा? काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन किसमें चला जाएगा? लिम्फ में। मिशेल कहाँ से आई थी? इंटेस्टाइन के ल्यूमन से, ये यहाँ बन रही थी। ठीक है, तो चलिए मिशेल और काइलोमाइक्रोन का एक कंपैरिजन देखिए। यहाँ पे मिशेल जो है वो क्या है? दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन, जो बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड की वजह से बनी है। और दिस इज द फॉर्म इन विच डाइजेस्टेड फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द इंटेस्टाइनल सेल्स, अंदर आ रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन को यूज करके अगर हम नए फैट्स बनाएं जो इंटेस्टाइनल सेल से लिम्फ में रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, तो इनको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। और ये वो फॉर्म है जिसमें इंटेस्टाइन के सेलों से बाहर आते हैं फैट्स, है ना। तो ये आपको समझ में आया मिशेल और काइलोमाइक्रोन का फर्क? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये मिशेल और काइलोमाइक्रोन का फर्क मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो भाई इस तरह से तो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमने यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन भी पढ़ा। चलिए, अंशु पूछ रहा है इनमें से कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या सवाल है अंशु भाई। ये जो फैट्स है ना, यही तो कोलेस्ट्रॉल है, अलग अलग तरह का। तो इन्हीं से फिर कोलेस्ट्रॉल वो वाले सिंथेसाइज होंगे हमारी बॉडी में जिनकी हमें जरूरत होती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, वो इन्हीं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं। चलिए, तो ये तो हो गया भैया मिशेल और काइलोमाइक्रोन के बारे में बात। आ गया समझ में? तो हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट पूरा पढ़ लिया है। अब हम अगली चीज देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट तो पूरा हो गया भाई। नेक्स्ट चीज क्या है? आइए पहले मैं रेफरेंस के लिए अपलोड कर लेता हूँ, बाद में एक समरी है यहाँ। ये वही एनसीईआरटी की बॉक्स है, तो इसकी एक बार रीडिंग मार देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें कि अलग अलग एरिया से एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, तो ये वही बातें लिखी हैं। देखो सबसे पहले माउथ से क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। जो चीजें जैसे माउथ से एब्जॉर्ब हो रही है उसमें सर्टेन ड्रग्स हैं, ठीक है। और जो यहाँ से सबलिंगुअली आपने देखा हो कई दवाएं ऐसे ओरल म्यूकोसा से टंग के नीचे की जो म्यूकोसा है इसी से एब्जॉर्ब हो जाती है सबलिंगुअली, जैसे ब्लड प्रेशर कम करने वाले वेसोडाइलेटर्स, है ना। फिर स्टमक से क्या एब्जॉर्ब होता है? तो भाई स्टमक से वाटर तो एब्जॉर्ब होता ही है, साथ में कुछ सिंपल शुगर्स हैं और अल्कोहल वगैरह भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मेन ऑर्गन एब्जॉर्प्शन का कौन है बताइए? तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फाइनल प्रोडक्ट्स of digestion such as glucose, fructose, fatty acid and glycerol and amino acid absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph, मैंने आपको बता दिया। और लार्ज इंटेस्टाइन से मेनली क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अलावा कुछ मिनरल्स और ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगली चीज क्या होती है? एसिमिलेशन। मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया है उसको हमें टिश्यूज तक पहुंचाना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी नहीं देती है, बस इतना याद रखना है कि एब्जॉर्ब की हुई चीजों को आप वापस से एसिमिलेट कर लेते हैं। इजेशन या डिफिकेशन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे शरीर से बाहर निकाल देना, फीसिस को बाहर निकाल देना, यही कहलाता है इजेशन या डिफिकेशन। फिर मैंने आपको बताया था डिफिकेशन जो है वो एक न्यूरल रिफ्लेक्स है और कोलॉन में मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जोरदार, जिसकी वजह से फीसिस आगे पुश होती हैं। करीब 1500 ml काइम लार्ज इंटेस्टाइन में हर दिन आता है, जिसमें से कोलॉन क्या एब्जॉर्ब करती है? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट और जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह भी एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा पता है एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए लिखी हुई है कि कोलॉन कुछ है ना, एपिथेलियम ऑफ कोलॉन इसमें कुछ सिक्रीट भी कर देती है। ठीक है, जैसे आयरन और कैल्शियम, क्योंकि ये थोड़ा सा ना वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये यूरिन में नहीं निकलते हैं आयरन और कैल्शियम। अगर ये आपके शरीर में ज्यादा है तो फिर ये कैसे बाहर निकलते हैं? ये फीसिस में कोलॉन में सिक्रीट कर देती है।
ठीक है। फिर डिफिकेशन के समय इंटरनल स्फिंक्टर ढीला होता है इनवॉलंटरली, फिर वॉलंटरली पर्सन जो है अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर ढीला कर लेता है और फीसिस बाहर पास हो जाती है। फीसिस का जो येलो कलर होता है वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है, स्टर्कोबिलिन की वजह से। और जो फाउल स्मेल होती है फीसिस में वो इंडोल, स्केटोल और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह की वजह से होती है। ये सब कैसे बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि कोलॉन में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अमीनो एसिड्स वगैरह को डिकम्पोज करते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये इजेशन है, ये डिफिकेशन के बारे में था, खत्म हो गया। अगली चीज है दोस्तों डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे जॉइंडिस। क्या मैंने आपको जॉइंडिस पढ़ा दिया है? मुझे याद दिलाओ। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस और हेमोलिटिक जॉइंडिस। क्या मैंने आपको जॉइंडिस पढ़ाया था? तो जॉइंडिस दो तरीके का होता है। जॉइंडिस में होता क्या है, स्किन के नीचे बाइल पिगमेंट जमा हो जाते हैं और स्किन और आईज जो है ना पीली पड़ जाती हैं। पर ये दो कारणों से हो सकता है, मैंने आपको बताया था। एक कारण तो इसका है कि गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो बाइल जो है वो फीसिस में नहीं जा रहा है, ऐसे में फीसिस का पेल कलर होगा, वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है। लेकिन अगर फीसिस नॉर्मल कलर की है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस नहीं है, हेमोलिटिक जॉइंडिस है, क्योंकि आरबीसी के ब्रेकडाउन से ज्यादा हो रहा है, हेमोलिसिस की वजह से बाइल मतलब ज्यादा बन रहे हैं पिगमेंट्स और स्किन में जमा हो रहे हैं। इसी तरह वॉमिटिंग, जब भी हम कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए, है ना, ये टॉक्सिक है, तो शरीर ना उसे बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में एक्सटर्नल मतलब स्टमक में जोरदार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है थोड़ी सी इसोफेगस में इनवॉलंटरली, और चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो माउथ से जब वॉमिटिंग इंडाइजेशन के बाद या फिर किसी टॉक्सिक चीज के खा लेने की वजह से होती है। वॉमिटिंग सेंटर मेडुला में होता है और वॉमिटिंग से पहले जो उल्टी आने की फीलिंग होती है उसे नोजिया कहा जाता है। उबकाई आ रही है, बार बार उल्टी आने का मन हो रहा होने की। फिर एक चीज थी भाई डायरिया। डायरिया में जनरली डिसेंट्री और डायरिया में क्या फर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। दोनों दोनों जगहों पे हो सकते हैं, पर आपने दोनों टर्म सुने होंगे, डायरिया भी सुना होगा, डिसेंट्री भी सुना होगा। तो चलिए दोनों में फर्क देख लेते हैं। अब जनरली क्या होता है डिसेंट्री और डायरिया में फर्क क्या होता है? पहले तो फीसिस की क्वालिटी में मतलब टेक्सचर में ही फर्क होता है। देखो पहली जो डिफरेंट बात है कि डायरिया में एकदम वाटरी स्टूल होता है, पानी जैसा, एकदम पानी जैसा स्टूल। इसमें जो है वो सेमी सॉलिड स्टूल्स हैं, दस्त लगना और पेचिस इसको उर्दू में बोलते हैं ना जैसे। तो डिसेंट्री और डायरिया, और ये ज़्यादा फाउल स्मेलिंग है डिसेंट्री वाले। ये मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल होता है, जबकि डिसेंट्री जो है वो मोस्टली प्रोटोजोल ज़्यादा होती है। बैक्टीरियल और वायरल भी होती है लेकिन प्रोटोजोल ज़्यादा है। प्रोटोजोल मतलब जैसे अमीबिक, अमीबा प्रोटोजोआ है ना। तो ये डायरिया और डिसेंट्री हो गई। फिर इसके अलावा डायरिया में इन्फेक्शन कहाँ हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि डिसेंट्री में जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो ये डिसेंट्री और डायरिया का फर्क है। अब इसमें ट्रीटमेंट के नाम पे आप क्या दोगे? वायरल डायरिया तो अपने आप ठीक होगा, नहीं तो आप एंटीबैक्टीरियल दोगे, एंटीबायोटिक्स। और इसमें आप क्या दोगे? एंटी प्रोटोजोल दोगे। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पर इंटरेस्ट के लिए एक बात बताता हूँ आपको, जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन, सुना है आपने कभी? सिप्लॉक्स या नॉरफ्लॉक्स या ओफ्लॉक्स। और एंटी प्रोटोजोल होती है जैसे टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो अच्छे डॉक्टर तो पता लगा लेते हैं कि भाई ये डिसेंट्री है कि डायरिया है, फिर या तो नॉरफ्लॉक्स दे देते हैं या टिनिडाजोल देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर नहीं होते वो सोचते हैं कौन पता लगाएगा डिसेंट्री है कि डायरिया, दे देते हैं नॉरफ्लॉक्स टीजेड। तो नॉरफ्लॉक्सिसिन और टिनिडाजोल दोनों है इसमें। सिप्लॉक्स टीजेड, ओफ्लॉक्स ओजेड, ऑर्निडाजोल और ओफ्लॉक्सिसिन, ऐसे नाम सुने होंगे आपने, नॉरफ्लॉक्स टीजेड, सिप्लॉक्स टीजेड, दोनों का कॉम्बिनेशन दे दो, जो होगा देखा जाएगा। जानवी जी, अगर फीसिस में स्टूल में ब्लड आ रहा है तो इसे मेलिना कहते हैं, और अगर खून की उल्टी हो रही है तो इसे हेमेटोमेसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये एक डायरिया और डिसेंट्री के बीच का फर्क है। हिमैट इमेसिस मतलब खून की उल्टी होना, ये जब होती है तो पेट में अल्सर हो या डुडेनम में अल्सर हो। मेलिना मतलब जब है ना आपको पाइल्स वगैरह हो या अल्सर बहुत नीचे कोलोन में कहीं है तो फिर ब्लड फीसिस में जा रहा है। चलिए अगली चीज है कॉन्स्टिपेशन। जब अगर फीसिस ज्यादा देर तक कोलोन में रुकी रहेंगी तो कोलोन उनसे, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस ढंग से नहीं हो रही है, तो कोलोन क्या करती है, उनसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फीसिस ज्यादा हार्ड हो जाती है, ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उनका बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। श्रेया फिशर में क्या होता है कि है ना, म्यूकोजा जो होती है एनस के अंदर वाली, इसमें क्रैक आ गए होते हैं, उनको फिशर कहते हैं। म्यूकोजा फूल जाती है तो उसे पाइल कहते हैं, बताया था मैंने। हेमराइड और पाइल और बवासीर एक ही बात है। रोड के दोनों तरफ ईंट की दीवारों पर लिखा हुआ है बवासीर, आचमी दवा खाना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के बहुत से कारण होते हैं। अगर फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ? आपके अंदर एंजाइम सिक्रेशन ठीक नहीं है, आपको टेंशन या एंजाइटी हो रही है तो एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है, फूड ही खराब है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह है, ज्यादा खा रहे हो,
और मसालेदार खाना ज़्यादा खाने से भी एंजाइम्स का सिक्रेशन इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स। तो अगली चीज डेफिशिएंसी डिजीज। देखो किसके बचपन की फोटो है ये तुम में से। तो ये दो तरह की होती है, क्वाशियोरकर और मरासमस। प्रोटीन की डेफिशिएंसी या प्रोटीन के साथ साथ अगर कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी है तो इसे कहते हैं क्वाशियोरकर। ये दो तरह से है मरासमस। दोनों में फर्क दिख रहा है आपको। जो क्वाशियोरकर वाला बच्चा है इसमें है ना, इसकी भी हालत खराब है, लेकिन एटलीस्ट इसकी चमड़ी के नीचे कुछ फैट तो है, थोड़ा पेट भी फूला हुआ है और चमड़ी के नीचे कुछ तो फ्लैट फैट है ना थोड़ा बहुत। मरासमस वाले की हालत देखो आप, मरासमस मरा, ये तो मरी गया, जैसे हड्डियां दिख रही हैं इसकी तो पूरी सूख गया, अब हड्डियां हड्डियां नजर आ रही हैं इसके बस। ठीक है, तो क्या फर्क होता है क्वाशियोरकर और मरासमस में? देखो क्वाशियोरकर वाले के बाल बाल भी थोड़े चेंज हो गए, इसमें बाल नॉर्मल है, इसमें मसल्स वेस्ट हो गई हैं यानी कम हो गई हैं, इसमें तो मसल्स बर्बादी हो गई हैं पूरी, और इसमें तो स्किन में इतनी झुर्रियां आ गई कि बुढ़ा लग रहा है ये। इसमें थोड़ा सा फैट प्रेजेंट है, इसमें बहुत ही लिटिल फैट प्रेजेंट है। ये तो अंडरवेट है लेकिन ये तो सुपर अंडरवेट है। इसमें एडिमा या सूजन आ रही है, इसमें कोई सूजन या एडिमा नहीं आ रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, ऐसा क्यों होता है? और मरासमस में, क्वाशियोरकर में सॉरी, एडिमा क्यों हो जाता है, बॉडी में सूजन क्यों आ जाती है? इसका जवाब आपको मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, अभी सुनते जाइए। ठीक है, तो क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर किसमें होता है जनरली? 1 साल से ज्यादा की उम्र वाले बच्चे में, ये थोड़ा झेल जाता है, लेकिन मरासमस तो 1 साल से कम के बच्चे में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो गई है, बिल्कुल मर गया बच्चा। यहाँ पे क्या हुआ, कैलोरी तो मिल रही है, कुछ ना कुछ खा रहा है वो, लेकिन प्रोटीन बराबर से नहीं मिल रहा है। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है, प्रोटीन बराबर नहीं मिल रहे हैं, मरासमस में तो कैलोरीज जो है उनकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये हो गया क्वाशियोरकर और मरासमस के बीच का डिफरेंस। दूसरी चीज, क्वाशियोरकर में एक्सटेंसिव एडिमा होता है, मरासमस में ऐसा कोई एडिमा वगैरह नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा फैट फिर भी प्रेजेंट है क्वाशियोरकर में, मरासमस में फैट तो गायब हो गया है। क्वाशियोरकर में मसल्स वेस्ट हो गई हैं और पतले हो गए हाथ पैर, और ये तो एक्सट्रीम इमेसिएशन हो गया है। इमेसिएशन मतलब चर्बी पूरी खत्म हो गई, ऑक्सीडेशन उसी का हो के एनर्जी मिली और इतने बुरे हालत हो गई कि फैट बचा ही नहीं बॉडी में, क्योंकि बाहर से एनर्जी नहीं ले रहा था, तो जो फैट था उसी का ऑक्सीडेशन हुआ, उसी से एनर्जी मिली, तो बिल्कुल सूख गई बॉडी। इसमें थोड़ी सूजन आती है स्किन में, इसमें बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई हैं क्योंकि फैट ही खत्म हो गया। ये अंडरवेट चिल्ड्रन है और ये तो इमेसिएटेड है, इमेसिएटेड मतलब अंडरवेट का भी अंडरवेट। अब इनका क्योर क्या है? कोई पूछ रहा भाई प्रोटीन खिलाओ, कैलोरीज दो, 3000 किलो कैलोरी दो, और कितना प्रोटीन रोज खिलाएं ताकि बीमारी ना हो, बताओ कितना प्रोटीन कम रोज खाना चाहिए डाइटरी इनटेक में? हाउ मच प्रोटीन शुड अ पर्सन टेक? ये भी नहीं पता आपको। एडल्ट में 1 ग्राम पर केजी पर डे, यानी 70 किलो के आदमी को रोज कितना प्रोटीन खाना चाहिए बोलो? 70 ग्राम। और जो चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब लेस देन 10 ईयर्स एज का चाइल्ड, उसके अंदर ये डोज डबल होती है, 2 ग्राम पर केजी पर डे, क्योंकि उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स ज्यादा चाहिए, अभी इसमें ग्रोथ हो रही है ना ज्यादा। तो ये डाइटरी इंटेक है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये एडल्ट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट, डाइटरी इंटेक जितना होना चाहिए, रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक इतना तो मिनिमम लेना ही है। चलिए, दोनों इक्वाशियोरकर हो चाहे मरासमस हो, दोनों के अंदर फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट पे भी बुरा असर पड़ता है। चलो भाई, तो ये हो गया क्वाशियोरकर और मरासमस। अगली चीज कैलोरीफिक वैल्यू है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज 1 ही घंटे की क्लास है, मैंने आपको बताया ना, और मैं चाह रहा था कि 10 मिनट में डाउट्स ले लूँ। तो अगली क्लास में मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाऊंगा, वाइटामिन पढ़ाऊंगा और एंजाइम्स वगैरह या मिनरल्स वगैरह बताऊंगा, वाइटामिन और मिनरल्स, है ना। तो मैं अभी 10 मिनट डाउट्स ले रहा हूँ, मैंने डाउट्स और रेज योर हैंड दोनों खोल दिए हैं। अगली क्लास में आप मुझे याद दिलाएं कि सर यहाँ से पढ़ाना है, कैलोरीफिक वैल्यू से। तो आज 1 ही घंटे की क्लास है, 10 मिनट अब डाउट्स लेंगे। नेक्स्ट टेस्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, वो डिपेंड करता है कि अगला टेस्ट है कब आपका, कब है भाई अगला टेस्ट? 20 को है, तो 20 तक तो हो जाएगा ना डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं हो जाएगा बताओ? इससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था ना, वो आ गया क्या टेस्ट में? उसका टेस्ट हो गया, तो अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही टेस्ट होगा फिर इसके बाद। और हमारा तो ये टॉपिक आई थिंक 16th को ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 14th आज हो गई, अगली क्लास 15th को है और 16th को एंड हो जाएगा टॉपिक। मैच कब लेंगे? मैच हम ले लेंगे कभी भी, आफ्टर 18 ले सकते हैं। नेक्स्ट, आज की क्लास तो 1 घंटे की थी, नेक्स्ट जो 2 क्लासेस हैं वो अपने